Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I am teaching you biology. Students, इस सेशन में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं with the classification of tracheophytes. पहला ग्रुप हम पढ़ चुके हैं, that was Psilopsida, और उसके बाद आने वाले ग्रुप्स को इस सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं. The first one will be Lycopsida. तो डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं. Alright students. क्लासिफिकेशन के एतबार से जो दूसरा ग्रुप ट्रेकियोफाइट्स का हमारे पास आ रहा है आपकी बुक के सीक्वेंस में, दिस इज लाइकोप्सिडा. ओके, दीज आर आल्सो नोन एज लाइकोप्सिड्स एंड दे आर आल्सो नोन एज लाइकोपोड्स. अब इनके लिए हम एक और टर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो क्या है? दे आर नोन एज क्लब मॉसेस और स्पाइक मॉसेस. जी स्टूडेंट्स, अब ये चीज तो आपके जहन में होगी कि जब मॉस की टर्म आती है तो फौरन हमारी तवज्जो जानी चाहिए कि दिस इज अ नॉन वेस्कुलर प्लांट एंड इट इज ब्रायोफाइट. लेकिन इनकी अपीयरेंस चूंकि इस तरह की है, इस वजह से इनको हम क्लब मॉसेस कह रहे हैं, लेकिन असल में ट्रेकियोफाइट्स ही हैं, इनके पास वेस्कुलर टिश्यूज मौजूद हैं. ओके, तो अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि व्हाई लाइकोप्सिड्स आर नोन एज क्लब मॉसेस और स्पाइक मॉसेस, तो इसके जवाब में आप क्या लिखेंगे, ये मैं यहां पे बोर्ड पे लिख देता हूं. Lycopsids are also known as club mosses or spike mosses due to their club-shaped sporangia and moss-like small leaves. All right, जिसको हम कह सकते हैं they are scaly leaves. जी स्टूडेंट, this is the answer to that question. कि अगर पूछा जाए why lycopods और lycopsids are known as club mosses और spike mosses, तो इनके अंदर स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन में जो स्पोर पैदा करने वाला स्ट्रक्चर है दैट इज स्पोरेंजियम. स्पोरेंजियम की ये जो इलोंगेटेड सी आपको क्लब शेप्ड शक्ल नजर आ रही है, इसकी वजह से इसको हम कह रहे हैं क्लब मॉसेस. और दूसरा नाम जो हमने दिया है वो इनके लीव्स की शक्ल की वजह से है, क्योंकि जब हम देखते हैं लाइकोपोडियम या स्लेजिनेला वगैरह, तो उनके जो लीव्स हमें नजर आते हैं बिल्कुल सिंपल लीव्स होते हैं जो कि स्केली लीव्स भी कहला सकते हैं, लेकिन उनके अंदर फर्दर स्ट्रक्चर्स और भी मौजूद हैं. चूंकि सिंगल वेन्ड स्केली लीव्स हैं तो ये इनकी शक्ल रिजेंबल कर रही होती है फ्यूनेरिया वगैरह के लीव्स के साथ, तो इस वजह से हम कह देते हैं दे आर आल्सो नोन एज स्पाइक मॉसेस. तो ये जो मॉस की टर्म साथ ऐड की है, दिस इज ड्यू टू द रिजेम्बलेंस ऑफ द लीव्स विद द लीव्स ऑफ ब्रायोफाइट्स. ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपको याद रखनी है ये वाली बात कि जब भी हम ट्रेकियोफाइट्स की बात करेंगे तो जो जेनरेशन, जो बॉडी आपको नजर आ रही है, दैट इज अ स्पोरोफाइट. ओके, तो स्पोरोफाइट का कैसा स्ट्रक्चर है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इनको वन बाय वन एनालिस्ट करते हैं. जी, तो सबसे पहले नंबर पे द अपीरेंट प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट. पहली बात तो हो गई है. ओके, और जो स्पोरोफाइट आपको नजर आ रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ रूट्स, stem and true leaves. All right, यहां पे true leaves पे emphasize किया जा रहा है. क्यों emphasize किया जा रहा है? Because they contain the vascular tissues. Okay, तो moss like leaves तो हैं, लेकिन इनके पास दरमियान में एक सिंगल वेन भी मौजूद है जो कि ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट थी. ओके, फिर leaves से रिलेटेड स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूं. Leaves are simple, okay, scaly, but they have a single vein. All right, तो हम कहेंगे they are single veined leaves. Okay, तो ये बात तो हमें पता चल गई कि पत्ते मौजूद हैं, true leaves हैं. और true क्यों कहला रहे हैं? क्योंकि इनके दरमियान में एक वेन मौजूद है, वेस्कुलर बंडल्स, जाइलम और फ्लोएम पे मुश्तमिल, जिसकी वजह से लीफ लैमिना भी पहले से ज्यादा ब्रॉड हो सकता है
और इसके साथ ही साथ वाटर कंजर्वेशन और वाटर की अवेलेबिलिटी जैसी एडाप्टेशंस भी इन प्लांट्स में देखी जा सकती हैं। ओके, फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट चीज हम देखें तो एक टर्म मैं यहां पे लिख रहा हूं, दैट इज नोन एज ऑपोजिट लीफ और लीव्स अरेंजमेंट। जी स्टूडेंट्स, अब ये जो पत्तों की तरतीब हमें मेन स्टेम के ऊपर नजर आएगी, इसके लिए यहां पे हम दो डिफरेंट टर्म्स यूज करेंगे। एक लफ्ज तो मैंने यहां पे लिखा है ऑपोजिट अरेंजमेंट। ओके, अब ऑपोजिट अरेंजमेंट से क्या मुराद है कि जब भी लीव्स ग्रो करेंगे मेन स्टेम के ऊपर, तो उन लीव्स की जो तरतीब है वो हमेशा सेम एंगल्स पे एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। ओके, तो इस वजह से हम इस तरह की अरेंजमेंट को कहते हैं ऑपोजिट लीफ अरेंजमेंट, कि मेन स्टेम के ऊपर लीफ बर्ड्स बने या आउटग्रोथ्स बने और वो बिल्कुल एक ही जगह से दोनों पैरेलल लीव्स की तरह ग्रो करना शुरू कर दें। ओके, वो इस तरह से राइट लेफ्ट भी हो सकते हैं या आउट ऑफ द बोर्ड या इनटू द बोर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन पोजीशन और एंगल उनका सेम होगा, तो इस वजह से हम कहते हैं दिस इज द ऑपोजिट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। फिर ऑपोजिट के साथ ही साथ एक और तरह की अरेंजमेंट भी लाइकोपोड्स में ऑब्जर्व की गई है, एंड दिस इज नोन एज स्पाइरल लीव्स अरेंजमेंट। जी स्टूडेंट्स, अब स्पाइरल की टर्म यहां पे मैंने मेंशन की है। स्पाइरल से क्या मुराद है? बेसिकली तो इसका मतलब है बलदार सा स्ट्रक्चर। ओके, अब इसकी मिसाल हम पहले यूं ले लेते हैं कि जैसे कुछ घरों में और कुछ बिल्डिंग्स के अंदर हमें सीढ़ियां नजर आती हैं जो यूं गोल गोल घूम के ऊपर की जानिब मूव करके जा रही होती हैं, तो दैट टाइप ऑफ स्टेयरकेस इज नोन एज स्पाइरल स्टेयरकेस। ओके, वो जो पैटर्न है वो बलदार और ऊपर की जानिब को जाता हुआ, वही पैटर्न हमें यहाँ पे इनके लाइकोपोड्स के मेंबर्स में नजर आता है, और ये चीज हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि किस तरह से। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये मेन एक्सेस है और इसी एक्सेस के ऊपर अगर लीव्स ग्रो करना शुरू कर दें, तो एक पत्ता लेट्स से अगर यहां पे ग्रो कर रहा है, दूसरा लीफ जो है वो इससे थोड़ा सा ऊपर डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां पे ग्रो करेगा, तीसरा लीफ यहां से आउट ऑफ द बोर्ड ग्रो करेगा, जिसको मैं इस तरह से शो कर रहा हूं, और फिर उसके बाद अगला लीफ जो है वो फिर बल खा के इस तरह से ग्रो करता चला जाएगा। अब ये वाली जो अरेंजमेंट हमें नजर आ रही है, इसको अगर आप गौर से देखें तो ये अरेंजमेंट यूं जा रही है कि जैसे ये बल खा रहा है मेन एक्सेस के इर्द गिर्द। ओके, तो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। ओके, ये टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, आगे जब हम फैमिली स्टडी करेंगे तो वहां पे भी आपके काम आएगी। ऑलराइट, सो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, दिस इज नोन एज स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, इन्हीं लीव्स की अरेंजमेंट के एतबार से जो इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, देयर आर स्पोरेंजिया। चूंकि स्पोरोफाइट है तो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स दे आर नोन एज स्पोरेंजिया। उनसे रिलेटेड बात करते हैं कि वो कहां पे मौजूद हैं और किस तरह के क्लस्टर्स बना रहे होते हैं। इसके लिए एक टर्म मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, दिस इज नोन एज स्ट्रोबिलस, और इसका जमा है स्ट्रोबिलाई। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? इसको अगर हम एक जुमले के अंदर बंद करना चाहें तो हम इस तरह से मेंशन करेंगे, द अरेंजमेंट ऑफ स्पोरेंजिया into umbrella-like or cone-like structures. Alright, अब ये umbrella-like और cone-like structures हम बाज़ औक़ात मखसूस टर्म्स यूज करते हैं जिम्नोस्पर्म्स के लिए, कि उनके अंदर वो जो वुडन कोन्स हमें नजर आती हैं, मेल कोन्स छोटे साइज में और फीमेल कोन्स बड़े साइज में। ऑलराइट, इसी तरह से जो ये थोड़े से प्रिमिटिव ट्रेकियोफाइट्स हमें नजर आ रहे हैं, इनके अंदर जो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स हैं, अगर तो वो स्पोरोफिल्स यानी कि वो लीव्स जिनके ऊपर स्पोरेंजिया ग्रो करेंगे, स्पोरोफिल्स मखसूस किस्म की तरतीब बनाते हुए एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बना दें, तो उसको हम कहेंगे नाउ दिस इज अ स्ट्रोबिलस, और अगर इनका क्लस्टर मौजूद है तो फिर हम इनको कहेंगे दीज आर स्ट्रोबिलाई। ऑलराइट, नाउ इसके साथ
जो टर्म अभी मैंने बोली है स्टूडेंट्स, ये भी याद रख लें, स्पोरोफिल्स, फिल्स लीव्स, ओके। और उसी की मुनासबत से स्पेशलाइज्ड लीव्स on which sporangia are produced in axils, okay, or they are born on the axils. अब ये वाली चीज आपके लिए शायद नई हो, ओके। स्पोरोफिल्स को आसान अल्फाज में याद रखें कि स्पोरोफिल्स आर दोज लीव्स ऑन विच स्पोरेंजिया आर फॉर्म्ड और दे आर बोर्न, ओके। वो पत्ते जिनके ऊपर स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इनको हम कहेंगे दीज आर नोन एज स्पोरोफिल्स। और इन स्पोरोफिल्स की जो अटैचमेंट है मेन स्टेम के साथ, ओके, वहां से अगर इनकी अपर साइड को देखा जाए तो वो जो स्टाक लाइक स्ट्रक्चर, लीफ स्टाक जिसको हम कहते हैं, वो वाला स्ट्रक्चर नजर आता है, उसको बोलते हैं एक्सेल ऑफ द लीफ, ओके। अब वहां पे मौजूद होंगे स्पोरेंजिया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसको अगर आप इस इमेज के अंदर देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये बेसिकली कंसेप्ट है क्या। ये जो लीफ अटैच्ड है मेन स्टाक के साथ, इसकी अटैचमेंट के साथ ही साथ आपको ये अंदाजा हो रहा है कि इसके जो मेन लेमिना है उसके और स्टाक के दरमियान में ये जो उभार बना हुआ है, दिस इज द स्पोरेंजियम, ओके। तो ये जो स्पोरेंजियम है, इस जगह को, इसकी लोकेशन को हम कहते हैं दिस इज द एक्सेल, ऑलराइट। तो एक्सेल के ऊपर स्पोरेंजिया बनते चले जाते हैं और उनके क्लस्टर्स की वजह से फिर हम इनको स्ट्रोबिलाई की टर्म से याद रखेंगे, ऑलराइट स्टूडेंट्स। फिर उसके साथ ही साथ अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमें पता चलता है एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज अबाउट द डिफरेंस between Lycopodium and Selaginella. हेडिंग्स बनानी है, इस वजह से मैं इनको कैपिटल लिख रहा हूं यहां पे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनेला? ये दोनों एग्जांपल्स भी हैं लाइकोपोड्स की, और साथ ही साथ ये एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके लिए। अब स्टूडेंट्स, इनके याद रखने के लिए आप ये देखिए कि जो मेन स्ट्रक्चर इनके नजर आ रहे हैं आपको, लाइकोपोडियम के अंदर एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट हमें नजर आ रही है लीव्स की, और फिर उसके साथ ही साथ जितने भी इसके स्पोरेंजिया हैं, ऑल ऑफ देम दे आर सेम। अगर स्पोरेंजिया सेम है तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर पैदा होने वाले स्पोर्स भी एक ही जैसे होंगे, ऑलराइट। फिर इसी तरह अगर दूसरे ग्रुप को देखें आप, स्लेजिनेला वगैरह को, तो इनमें हमें ये पता चल रहा है कि लीव्स की, स्पोरोफिल्स की शेप तो सेम है, लेकिन स्पोरेंजिया दे आर डिफरेंट, दे आर ऑफ टू टाइप्स। अब अगर स्पोरेंजिया दो मुख्तलिफ इकसाम के हैं तो उनमें पैदा होने वाले स्पोर्स वो भी दो मुख्तलिफ इकसाम के होंगे, ऑलराइट। और ये एक बड़ा जबरदस्त फीचर है फर्दर एडवांसमेंट के लिए कि नाउ द प्लांट्स दे हैव बीन मूव्ड एवोल्यूशनरी, हम कह सकते हैं कि एवोल्यूशन के एतबार से द प्लांट्स दे हैव मूव्ड फ्रॉम लोअर स्टेप टू अ हायर स्टेप। और ये क्या है? बुनियादी तौर पे दो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स का पैदा हो जाना, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज हेटेरोस्पोरी। इसको भी अभी डिफाइन करेंगे हम। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइकोपोडियम एंड स्लेजिनेला? लाइकोपोडियम हैव one kind of sporangium, all right. On the other side, in Selaginella there are two types of sporangia. एक है तो sporangium, और अगर जमा है तो फिर हम कहेंगे इसको sporangia, all right students. फिर इसके साथ ही साथ अगर ये तो एक ही टाइप का है तो इसका मतलब यह है कि एक ही तरह के स्पोर्स पैदा करेगा। इसके लिए हम एक टर्म याद रखेंगे, दिस इज नोन एज होमोस्पोरस, ऑलराइट, एंड द कंडीशन इज नोन एज होमोस्पोरी। अब इसको भी डिफाइन कर लें, होमोस्पोरस या होमोस्पोरी कौन सी कंडीशन है जिसमें प्लांट सिर्फ एक ही तरह के स्पोर्स पैदा करता चला जाए और उन स्पोर्स के अपेरेंटली जो मॉर्फोलॉजी है उसमें कोई फर्क नजर ना आ रहा हो। तो दैट कंडीशन इज नोन एज होमोस्पोरी एंड द प्लांट इट विल बी टर्म्ड एज होमोस्पोरस प्लांट, ओके। द कंडीशन
in which sporangia produce similar spores. Okay? और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स अगर दो टाइप्स के स्पोरेंजिया हैं तो इसका मतलब ये है पहले हम इन दोनों टाइप्स को मेंशन कर लें. ओके, टू टाइप्स ऑफ स्पोरेंजिया. एक टाइप को हम कहेंगे दीज आर माइक्रोस्पोरेंजिया, ऑलराइट, और दूसरी टाइप को हम कहेंगे दीज आर मेगास्पोरेंजिया. अब इन्हीं के नामों की मुनासबत से माइक्रोस्पोरेंजिया दे विल प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोरेंजिया दे विल प्रोड्यूस मेगास्पोर्स. ओके, माइक्रोस्पोर्स छोटे स्पोर्स एंड मेगास्पोर्स बड़े स्पोर्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये वाला कंसेप्ट तो आपको याद हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन इसके साथ ही साथ ये बात भी ज़हन में रखिएगा कि माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स ये ऐसा नहीं है कि आगे फर्दर जाके ये एक ही तरह के प्लांट्स प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएं. जैसे जैसे एडवांसमेंट आती जा रही है तो ये बात ऑब्जर्व की गई है कि फ्रॉम द माइक्रोस्पोर्स मेल गेमेटोफाइट्स विल बी प्रोड्यूस्ड एंड फ्रॉम द मेगास्पोर्स फीमेल गेमेटोफाइट्स विल बी प्रोड्यूस्ड. ओके, तो मेल और फीमेल गेमेटोफाइट्स भी एक दूसरे से अलहदा होते चले जाएंगे. तो ये वाला पॉइंट भी आप याद रखें कि स्पोरोफाइट जनरेशन से ही तफरीक पैदा होनी शुरू हो गई है कि नाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेल एंड द फीमेल गेमेटोफाइट ऑन द बेसिस ऑफ द स्पोर्स फ्रॉम व्हिच दे हैव बीन प्रोड्यूस्ड. ओके, तो ये वाली चीज हम यहां पे गेमेटोफाइट के रेफरेंस से भी लिख लेते हैं. Gametophyte, now there can be male gametophytes, all right, as well as female gametophytes. और इनकी प्रोडक्शन के लिए आप याद क्या रखेंगे? Male gametophytes have evolved from microspores and female gametophytes they have developed from megaspores. Alright students, gametophyte के लिहाज से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट आप याद रखें इसके हैबिटेट के हवाले से कि कहां पे पाया जाएगा, क्लेई सॉइल्स के अंदर. ओके, जहां पे चिकनी मिट्टी ज्यादा पाई जाती है और उसके साथ ही साथ मडी नेचर ऑफ सॉइल, जहां पे मॉइस्चर लेवल ज्यादा होगा वहां पे गेमेटोफाइट्स ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे. अगर मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट्स आपको नजर आ रहे हैं तो अंडरस्टूड है दे हैव बीन डेवलप्ड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, और यही खसूसियत स्लेजिनेला को ज्यादा करीब कर रही है टुवर्ड्स द हायर वेस्कुलर प्लांट्स एंड देयर आर स्पर्मेटोफाइट्स. ऑलराइट, इस स्टेटमेंट को मैं यहां पे लिख भी देता हूं बोर्ड के ऊपर. स्लेजिनेला resembles spermatophytes, और spermatophytes कौन होते हैं? सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, ऐसे पौधे जो बीज पैदा करें. ड्यू टू heterosporic condition. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इस पूरे टॉपिक के अंदर दो अलग-अलग से शॉर्ट क्वेश्चंस अभी तक हमने स्टडी किए हैं. एक शॉर्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइकोपोडियम एंड स्लेजिनेला, और दूसरा डिफरेंस हमें यहाँ पे याद रखना पड़ेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोस्पोरी एंड हेटेरोस्पोरी. अगर पौधे एक ही तरह के स्पोर्स पैदा कर रहे हैं तो दैट कंडीशन इज नोन एज होमोस्पोरी एंड द प्लांट इज होमोस्पोरस प्लांट. ओके, और दूसरी तरफ अगर पौधे मुख्तलिफ इकसाम के स्पोर्स पैदा कर रहे हैं तो उस कंडीशन को हम कहेंगे हेटेरोस्पोरी एंड द प्लांट इट विल बी टर्म्ड एज हेटेरोस्पोरस प्लांट. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये है आपकी पहली क्लास जो कि हायर प्लांट्स की जाने मूव करके जा रहे हैं. दीज आर लाइकोपोड्स जिनके अंदर आपको लीव्स बनते हुए नजर आए हैं, जिसके लिए हमने ये टर्म स्टार्ट में यूज की थ्रू लीव्स. ऑलराइट, देन इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास, इट इज स्फिनोप्सिडा.
Sphenopsera are known as horsetails. Alright students, और इसके साथ ही साथ एक और नाम भी याद रखेंगे आप, arthrophytes. Alright, अब ये दो नाम अलग अलग से मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से. अब पहली चीज हमने इसमें मेंशन की हॉर्सटेल्स. हॉर्सटेल्स के लिए दो बातें बता रहा हूं मैं आपको. एक तो ये कि इसकी अपीयरेंस हॉर्सटेल की तरह की है, इस वजह से इसका ये नाम रख दिया गया. दूसरी बात स्टूडेंट्स जो कि आपके लिए थोड़ी सी डिफरेंट है कि इसका एक मेंबर है इक्विसिटम. ओके, इक्विसिटम का जो पहला पार्ट है दैट इज इक्वस, उसका लफ्जी मतलब ही घोड़ा है. ऑलराइट, तो इस वजह से इस मुनासबत से भी इसका नाम इक्विसिटम की बुनियाद पे हॉर्सटेल्स रखा गया. ऑलराइट, फिर इसके साथ ही साथ जो दूसरी टर्म मैंने यहां पे मेंशन किया है दैट इज आर्थ्रोफाइट्स. ओके, अब देखें जो आर्थ्रो या आर्थ्रॉन की टर्म है ये आर्थ्रोपोड्स में भी आपके काम आ सकती है. इसका लफ्जी मतलब होता है जॉइंट, जोड़. तो आर्थ्रो जोड़, फाइट्स प्लांट्स, वो पौधे जिनके अंदर बहुत सारे जॉइंट्स मौजूद होंगे, बहुत सारे जोड़ मौजूद होंगे, उनको हम कहेंगे दीज आर आर्थ्रोफाइट्स. और उसके लिए बेस्ट एग्जांपल हमारे पास कौन है? इक्विसिटम. ओके, इक्विसिटम के अंदर स्टूडेंट्स हमें ये नजर आता है कि उसके हर एक फ्रेगमेंट को अलहदा भी किया जा सकता है एक दूसरे से और वापस वहीं पे भी प्लेस किया जा सकता है. सो समटाइम्स इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज लिगो प्लांट. जैसे ब्लॉक्स को जोड़ के आप कुछ भी बना सकते हैं, इसके डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं जिनको आप ऊपर तले एक दूसरे के साथ अटैच कर सकते हैं और जरूरत पेश आने पे उसको डिटैच भी कर सकते हैं. ऑलराइट, फिर उसके बाद इसके फर्दर जो फीचर्स हमने स्टडी करने हैं, वी विल टॉक अबाउट द स्पोरोफाइट. ऑलराइट, नाउ द स्पोरोफाइट प्लांट इज द अपेरेंट प्लांट. वो पौधा जो आपको नजर आ रहा है दिस इज स्पोरोफाइट प्लांट. अब इस स्पोरोफाइट के अंदर रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, तीन अलग-अलग से स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं. अब स्टूडेंट्स यहां पे भी आगाज कर रहा हूं मैं लीव्स से. इसके जो पत्ते हैं वो बड़े मखसूस किस्म की अरेंजमेंट होती है उनकी. ओके, इसके लिए आप याद रखिएगा दे कैन बी एक्सपेंडेड, फैले हुए भी हो सकते हैं, और स्केल लाइक, स्केली लीव्स भी हो सकते हैं. ओके, बट ऑलवेज फाउंड इन whorls. अब ये वर्ल क्या चीज होती है? दायरा. लफ्जी मतलब इसका है दायरा. बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे आप अपने इर्द गिर्द मौजूद डिफरेंट फ्लावर्स को देखें, जो आपको फूल नजर आ रहे हैं, हमेशा उनकी पेटल्स के दायरे बने होते हैं. एक अंदर वाला वर्ल होता है, फिर उसके बाहर, फिर उसके बाहर, इसी तरह से. ऑलराइट, तो यहां पे मेन एक्सेस के ऊपर आपको जो इसके लीव्स नजर आएंगे वो हमेशा दायरे की सूरत में होंगे. ऑलराइट, तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन वर्ल्ड्स कंडीशन. अब ये जो वर्ल्ड्स वाली कंडीशन है ये याद रखिएगा आर्थ्रोफाइट्स की खसूसियत है. ऑलराइट स्टूडेंट, फिर उसके साथ ही साथ जो दूसरा फीचर हम यहां पे मेंशन करेंगे इट इज अबाउट द स्टेम. स्टेम भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है. किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक है? पहली बात तो ये कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसकी ये खसूसियत है कि इसकी ब्रांचेस को आप अलहदा करें तो उसके छोटे छोटे ब्लॉक्स बिल्कुल सेपरेट हो सकते हैं. ओके, फिर इसी तरह जो मेन एक्सेस इसका आपको नजर आ रहा है, जो मेन स्टेम वाला पार्ट है, उसकी जो अपीयरेंस है, जो मॉर्फोलॉजी है, वो बड़ी जबरदस्त होती है. इट हैज ridges एंड furrows. ऑलराइट, अब ये वाली अपीयरेंस जो इसके स्टेम की हमें नजर आती है स्टूडेंट्स, इसके लिए आप अगर इसको फील करें, टच करके देखें, तो आपको अंदाजा होगा कि कहीं कहीं पे तो सरफेस जो है उसमें उभार नजर आ रहे हैं. लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडिनली इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं जो कि डिप्रेस्ड हैं, थोड़ी सी अंदर की जानिब को धंसी हुई हैं या पिचकी हुई हैं. ऑलराइट, इस वजह से ये वाला फीचर इसके स्टेम में नजर आता है. दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द रिजेस एज वेल एज द फरोज. ओके, फिर यहीं तक बात खत्म नहीं हो रही, बल्कि अगला एक और फीचर इसके पास मौजूद है. द स्टेम हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स.
ऑलराइट, इसके स्टेम के जोड़ बने हुए हैं, ऑलराइट, वो वाली जगह जहां पे जॉइंट मौजूद है उसको हम कहते हैं नोड, और दो कंसेक्यूटिव जॉइंट्स के दरमियान में जो जगह होती है उसको कहते हैं इंटरनोड, ऑलराइट। नोड्स के ऊपर से फिर ब्रांचेस निकलती हैं और वो भी वर्ल्ड्स की फॉर्म में होती हैं, दायरा बना रही हैं, और उन ब्रांचेस को आप अलहदा भी कर सकते हैं, उससे प्लांट का कोई खातिर खा नुकसान नहीं होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये याद रखने वाली है कि जो स्पोरोफाइट का मेन फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है that is regulated by the stem. The whole stem is green and it is photosynthesizing its food for itself. जो leaves हैं वो यहाँ पे निस्बतन आप कह सकते हैं कि stem की निस्बत कम photosynthesis कर रहे हैं, कम surface area होने की वजह से। Alright, फिर उसके बाद students, the last part of this topic is its reproductive structure, जो कि बहुत ज्यादा important है आपके समझने के लिहाज से। This is about its strobili and sporangia. जी स्टूडेंट्स, अब इसके लिए मैं चाहता हूं कि पहले आप इसके स्पोरेंजिया को समझ लें, फिर उसके बाद हम इसको स्ट्रोबिलाई की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके ऊपर कोन्स की तरह की शक्लें नजर आ रही हैं जो क्लस्टर्स हैं, और इन्हीं क्लस्टर्स का नाम हमने स्ट्रोबिलाई रखा हुआ है, लेकिन उनके अंदर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिनको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर्स। ओके, क्या बोलते हैं उनको? स्पोरेंजियोफोर्स। अब ये वाली टर्म फोर्स जब हम लगा देते हैं किसी भी लफ्ज के साथ, तो उसका मतलब यह है कि कोई सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है या प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है। वो किस लिहाज से? हमने एक टर्म पढ़ी थी चैप्टर नंबर 8 में, दैट वाज कोनिडियोफोर्स, वो वाली शाख जिसके ऊपर कोनिडिया लगेंगे। इसी तरह यहां पे अगर हम इसको स्पोरेंजियोफोर्स कह रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं वो वाला स्ट्रक्चर जिसके ऊपर स्पोरेंजिया ग्रो करते हैं, ऑलराइट। और फिर स्पोरेंजिया इसके बड़े मखसूस किस्म के होते हैं स्टूडेंट्स। इसके आप यूं याद रखें कि एक अम्ब्रेला लाइक ऊपर लेयर मौजूद होती है और उसके नीचे वाली साइड पे स्पोरेंजिया मौजूद होते हैं। वो जो अम्ब्रेला लाइक लेयर है उसको हम डिस्क भी बोलते हैं। ओके, वो जो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है उसकी निचली साइड पे स्पोरेंजिया मौजूद होते हैं, और वो स्पोरेंजिया हमेशा फ्री एंड्स वाले होते हैं, यानी कि वो फर्दर किसी और चीज के साथ अटैच नहीं है। तो ये बात आप याद रखिएगा इसके स्ट्रक्चर के लिहाज से। आपको यहाँ पे मैं इस इमेज में भी दिखा रहा हूं कि अगर इसके पूरे स्ट्रोबिलाई को हम ऑब्जर्व करें तो वो जो क्लस्टर्स हैं उन क्लस्टर्स के अंदर ये जो डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर के आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, दीज आर बेसिकली स्पोरेंजियोफोर्स। और इन स्पोरेंजियोफोर्स के साथ अपर साइड पे क्या मौजूद है? डिस्क्स, और उन डिस्क्स की नीचे वाली साइड पे आपको नजर आएंगे स्पोरेंजिया, जिनके अंदर फिर फर्दर स्पोर मदर सेल्स मौजूद होते हैं और उनमें से स्पोर्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, और वो स्पोर्स जहां भी गिरेंगे वहां पे फिर फर्दर सेपरेट मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट्स they are normally produced. Okay, then is the gametophyte of the equisetum. Gametophyte is thalloid. Alright, इसका मतलब क्या है कि irregular shape है, कोई specific distinction नहीं है different parts के अंदर। फिर उसके साथ ही साथ it can be found on clay soil और mud. Alright, इसका मतलब यह है कि इक्विसेटम आमतौर पे आपको उन जगहों पे नजर आएगा जहां पे मॉइस्चर लेवल आम सॉइल्स की निस्बत ज्यादा हो। तो इसके लिहाज से हम ये भी कह सकते हैं कि इट कैन बी फाउंड ऑन कूल, शेडी एंड मॉइस्ट प्लेसेस जस्ट लाइक द ब्रायोफाइट्स। और एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा, दिस इज इक्विसेटम। ऑलराइट, इस टॉपिक में स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाई द स्फेनोप्सिड्स आर नोन एज आर्थ्रोफाइट्स। ओके, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें आप कोशिश करें कि स्टेम की जो सारी की सारी एक्सप्लेनेशन है वो पॉइंट्स मस्ट इंक्लूड करें, और इंशाल्लाह ताला ये टॉपिक आपका आसानी से तैयार हो जाएगा। ऑलराइट, यहीं पे आज के सेशन को खत्म करें, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में मुलाकात हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अ न्यू ग्रुप ऑफ द वेस्कुलर प्लांट्स, दैट इज थीरोप्सिडा, और उसके फर्दर जो सब्सिक्वेंट क्लासेस हैं इनके बारे में हम आज थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखेंगे, और फिर उसके बाद वन बाय वन इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे इन द सक्सेसिव सेशंस। ऑलराइट,
सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट टीरोप्सिडा, फिर उसके बाद फिलिसिनी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है और उसके साथ हम कंबाइन करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एडियंटम. सो फॉर द डिटेल्स ऑन द बोर्ड. ऑलराइट, सबसे पहले नंबर पे अभी तक जो हम डिविजन्स पढ़ के आए हैं स्टूडेंट्स, उनको जरा रिवाइज कर लें. द फर्स्ट ग्रुप वाज द नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, और उन नॉन वेस्कुलर प्लांट्स का नाम था ब्रायोफाइट्स. ओके, ब्रायोफाइट्स के बाद हमने देखा कि वेस्कुलर प्लांट्स का आगाज हुआ है और उस ग्रुप का नाम हमने रखा ट्रेक्योफाइट्स. ट्रेक्योफाइट्स के अभी तक हम जो ग्रुप्स पढ़ के आए हैं, देयर आर साइलोप्सिडा, ओके, लाइकोप्सिडा एंड स्फीनोप्सिडा. इसके बाद अब वेस्कुलर प्लांट्स के और एवोल्यूशन के प्रोसेस से होते हुए आज इस लेवल में हम खड़े हैं कि अगला ग्रुप जो है दैट इज टीरोप्सिडा. और इस टीरोप्सिडा को किन ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है ये मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द टीरोप्सिडा. दीज आर वेस्कुलर प्लांट्स, लेकिन इनको फर्दर हम डिवाइड करेंगे तीन मुख्तलिफ क्लासेस में. ऑलराइट, द फर्स्ट वन आर फिलिसिनी, नंबर 2 gymnospermy, and number 3 angiospermy. Alright students, ये तीन मुख्तलिफ क्लासेस हैं जो फर्दर सीक्वेंस में हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे. अब सबसे पहले नंबर पे जो फिलिसिनी है, इसके साथ हम ऐड करते चलें नो सीड्स, नो फ्लावर्स and no fruits. Alright, ये तीनों फीचर्स किसके लिए हम मेंशन कर रहे हैं? फिलिसिनी के लिए. तो इसका मतलब ये सिंपल वेस्कुलर प्लांट्स हैं अभी भी, जिनके अंदर हमें ना तो फूल नजर आ रहे हैं, ना फल नजर आ रहे हैं, और ना ही सीड्स नजर आ रहे हैं, ना कोई बीज बन रहे हैं. दूसरी तरफ जिम्नोस्पर्मी की अगर हम बात करें तो इनमें सीड्स आर प्रेजेंट, ऑलराइट, बट no flowers and no fruits. इनके अंदर ना हमें कोई फूल नजर आएंगे, ना कोई फल नजर आएंगे, लेकिन बीज जो पैदा हो रहे हैं उसकी वजह से हम इनको सीडेड प्लांट्स कहते हैं. और जो नाम है इनका जिम्नोस्पर्मी, नेकेड सीडेड, यानी कि इनके ऊपर कोई कवर या कोई शेल वगैरह मौजूद नहीं होगा. फिर उसके बाद थर्ड ग्रुप जो हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट्स, दैट इज एंजियोस्पर्मी. और एंजियोस्पर्मी के फीचर्स कौन कौन से हैं? इट पोजेस all of the three structures that we have mentioned here. Seeds present, all right, fruits present and flowers present. all right, तो ये तीनों क्लासेस हैं जिनको वन बाय वन अब हम फर्दर डिटेल में लेके जाते हैं. सबसे पहले नंबर पे जो अभी हम आगाज करने जा रहे हैं, दैट इज फिलिसिनी. ओके, सो फिलिसिनी इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ टीरोप्सिडा एंड दे आर नोन एज ferns. कॉमन नेम इनका ferns. और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ferns को हम अगेन ब्रायोफाइट्स के साथ अगर रिलेट करें तो हम ये कह सकते हैं कि जस्ट लाइक द ब्रायोफाइट्स, ferns आर मॉइस्चर एंड शेड लविंग प्लांट्स. ओके, ये ऐसे पौधे हैं जो ज्यादातर सायादार जगहों पे रहना पसंद करते हैं और साथ ही साथ इनको मॉइस्चर का लेवल ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू द हायर वेस्कुलर प्लांट्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स. ओके, जो हमारे इर्द गिर्द पौधे मौजूद हैं वो फिर भी निस्बतन कम पानी में गुजारा कर सकते हैं, लेकिन फर्न्स को उनकी हैबिटेट की ये रिक्वायरमेंट है कि वो ऐसी जगह पे पाए जाएं जहां पे नमी और साया दोनों प्रॉपर्टीज एट द सेम टाइम अवेलेबल हों. ऑलराइट, इसके जनरल फीचर्स हम मेंशन कर लेते हैं. सबसे पहले यहां पे द फर्स्ट थिंग इज दे आर सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स. ऐसे पौधे हैं जिनके पास वेस्कुलर टिश्यूज तो मौजूद हैं, जाइलम और फ्लोएम कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स वगैरह भी मौजूद हैं, लेकिन इनके पास कोई बीज बनाने वाली सलाहियत अभी तक डेवलप नहीं हुई. फिर इसके साथ ही साथ जो इनका एक एडाप्टिव फीचर, या यूं कह लें कि इनका एक एडवांस फीचर एज कंपेयर टू द प्रीवियस ग्रुप्स, वो क्या है? दैट देयर स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट on leaves. Alright, जिसकी वजह से इनके लिए एक मखसूस टर्म यूज की जाती है, that is foliar sporangia.
कि इनके जो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो पत्तों के ऊपर मौजूद हैं, तो पत्तों की मुनासबत से हमने इनका नाम रख दिया फोलियर स्पोरेंजिया। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, आपके बोर्ड के सवालात के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और वो क्या है, व्हाट आर फ्रॉन्ड्स। सो व्हाट डू यू नो अबाउट फ्रॉन्ड्स? फ्रॉन्ड्स आर द लीव्स ऑफ फर्न्स। ऑलराइट, फर्न्स के जो पत्ते होते हैं उनके लिए हम ये स्पेसिफिक टर्म यूज कर रहे हैं, दैट इज फ्रॉन्ड्स। और फ्रॉन्ड्स की जो डेवलपमेंट है उसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए छुपा हुआ है, और वो क्या है, व्हाट इज सर्सिनेट वर्नेशन। जी स्टूडेंट्स, ये टर्म आपने पहले पढ़ी हुई है, अगर नहीं तो अभी इसको समझ लें। सर्सिनेट वर्नेशन क्या चीज है? द यंग leaves, they are also known as fiddleheads of ferns, are coiled when immature. Alright, this condition is known as सर्सिनेट वर्नेशन। अब ये वाली खसूसियत स्टूडेंट्स हमें फर्न्स के अंदर नजर आती है कि इनके जो लीव्स हैं जब पैदा हो रहे होते हैं या ग्रो कर रहे होते हैं तो उस वक्त इनमें ये कॉइल्ड सा स्ट्रक्चर नजर आता है। ओके, अब ये जो कॉइल्ड खसूसियत इनके लीव्स के अंदर मौजूद है, इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दे दिया है सर्सिनेट वर्नेशन। ओके, और सर्सिनेट वर्नेशन और फ्रॉन्ड्स ये वो दो स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो हम नॉर्मली सिर्फ फर्न्स की एक्सप्लेनेशन में इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट, अब ये बात भी याद रखिएगा कि जैसे जैसे लीव्स की ग्रोथ होती चली जाए तो साथ साथ ये जो इनका कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ये अनकॉइल होता हुआ नजर आता है। ओके, किस तरह से अनकॉइल होता हुआ नजर आता है इसको जरा हम देख लेते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे लीव्स ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी ग्रोथ के अंदर स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि जब ये अंडरग्राउंड राइजोम से या स्टेम से निकल रहे थे तो इनके पास इनका स्टाक मौजूद था और छोटी छोटी पत्तियां पहले से इनके साथ बन चुकी हुई हैं। लेकिन जैसे ही ये ऊपर की जानिब ग्रो करते हुए आए हैं तो आहिस्ता आहिस्ता टर्गर प्रेशर और आयंस की मूवमेंट की वजह से ये अनकॉइल होते चले जाते हैं, और इनकी इस अनकॉइलिंग जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये फ्रॉन्ड्स बाद में फैलते और खिलते चले जाते हैं। ऑलराइट, तो ये जो कॉइल्ड फीचर इनके पास है दिस इज नोन एज सर्सिनेट वर्नेशन, और जब ये कॉइल्ड स्टेट में मौजूद हैं उस वक्त हम इन लीव्स को कहते हैं फिडल हेड्स। और याद रखिएगा फिडल हेड्स को मुख्तलिफ ममालिक में खुराक के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको ग्रीन वेजिटेबल्स के तौर पे मुख्तलिफ किस्म की जो डिशेज हैं, जो रेसिपीज हैं, उनमें ऐड करके फूड के कंपोनेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट देखें तो हम बात करते हैं हैबिटेट ऑफ फिलिसिनी, कि ये जो फिलिसिनी या फर्न्स वगैरह हैं ये हमें किस किस्म के एनवायरनमेंट में नजर आ सकते हैं। तो जैसे कि अभी आगाज की एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया है, दे कैन बी फाउंड in moist and shady places. All right, फिर उसके साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि they are worldwide in distribution but more common in ट्रॉपिक्स। ऑलराइट, अब ये वाली चीज स्टूडेंट्स जो दो वर्ड्स, जो दो अलग-अलग से पॉइंट्स हमने बनाए हैं यहाँ पे, एक तो आप याद रखिएगा इसके अंदर मैंने ट्रॉपिक्स की टर्म यूज किया। ऑलराइट, और दूसरे नंबर पे मैंने ये टर्म यूज किया वर्ल्ड वाइड। इसका मतलब ये है कि ये मौजूद तो सारी दुनिया में है, पाए भी जाते हैं हर जगह के ऊपर, लेकिन उसके साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इनका एवोल्यूशन का ड्यूरेशन। अब याद रखिएगा कि उस दौर में ये अपीयर हुए और बहुत ज्यादा फैलते चले गए दुनिया के ऊपर जब मॉइस्चर लेवल बहुत ज्यादा हाई था और जमीन का टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं था। ऑलराइट, तो घने जंगल जहां पे डेंस किस्म की पॉपुलेशन है दरख्तों की, उन दरख्तों के साए में ग्रो करने वाले जो पौधे थे दे वर फर्न्स, और यही फर्न्स जो स्टूडेंट्स इनको रिलेट किया जाता है विद द एज ऑफ डायनासोर्स के उस जमाने में ये सबसे ज्यादा जमीन के ऊपर ग्रो करते हुए नजर आ रहे थे। ऑलराइट, तो याद रखें
कि ये आमतौर पे ऐसी जगहों पे आपको नजर आएंगे जहां पे नमी भी ज्यादा है और साया जितना ज्यादा होगा फर्न्स उतने ज्यादा वहां पे मौजूद होंगे। और यहाँ पे एक हमारे जो नॉर्मली हम किचन गार्डनिंग वगैरह की टिप्स घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप याद रखिएगा कि इनडोर अगर आपको शौक है कुछ पौधे वगैरह रखने का, तो उस सूरत में फर्न्स आर वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ग्रोथ इनकी बिल्कुल नॉर्मल होती है। तो ये बाकी पौधे जो आप लोग अपने घरों में रखते हैं उनकी तरह इनके गमलों या इनके साइज के फैल जाने से आपको कोई भी यूं समझें कि खौफ या खतरा नहीं रहेगा, बल्कि इनका साइज ही 1-1.5 फुट या मैक्सिमम 2.5 फुट तक होता है। तो इस वजह से आप इसको इंडोर गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स दे कैन बी फाउंड इन हिली एरियाज एज वेल एज प्लेन्स, मैदानी इलाकों में भी पाए जा सकते हैं। ऑलराइट, फिर इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स एक और चीज अगर हम मेंशन करें तो वो है, अगेन मैं एक नई टर्म आप लोगों को दोबारा से बताना चाह रहा हूं, द टर्म इज फिडल हेड्स। और फिडल हेड्स क्या होते हैं? द कॉइल्ड लीव्स ऑफ द फर्न्स। ओके, फर्न्स के जो लीव्स हमें बलदार या कॉइल्ड फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उस खास टर्म को हम कहते हैं फिडल हेड, ये जो इनके लीफी स्ट्रक्चर्स हैं। ऑलराइट, coiled leaves of ferns at their immature stage. All right, students. तो ये हैं कुछ जनरल फीचर्स अबाउट द क्लास फिलिसिनी। ओके, फिर इसके साथ ही साथ इसका एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज एडियंटम। एडियंटम। अब स्टूडेंट्स, एडियंटम इज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ क्लास फिलिसिनी। इसके अलावा और भी मेंबर्स हैं जिनके नाम आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट्स के लिए जरूर याद रखिएगा, अभी मैं बोर्ड के ऊपर लिखूंगा बाद में। अब एडियंटम के अंदर जो आप सीक्वेंस के लिहाज से याद रखेंगे ये है इसकी सारी की सारी हेडिंग्स, वो भी मैं अभी बोर्ड के ऊपर मेंशन करता चला जाऊंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सवाल दो तरह से पूछा जाता है स्टूडेंट्स। एक तो ये सवाल पूछा जाता है कि राइट अ नोट ऑन एडियंटम। ओके, उस सूरत में आप स्ट्रक्चर भी लिखेंगे और साथ इसके लाइफ साइकिल वाला सारे का सारा पोर्शन आपने लिखना है। लेकिन अगर खाली स्ट्रक्चर पूछ लिया जाए 4 नंबर के सवाल के तौर पे, तो सिर्फ स्ट्रक्चर मेंशन करें और साथ इसकी डायग्राम ड्रॉ कर दें। ओके, अगर सिर्फ लाइफ साइकिल पूछा जा रहा है तो सिर्फ लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम मेंशन करें, उसमें स्ट्रक्चर लिख के वक्त जाया करने की जरूरत नहीं होगी। ऑलराइट, तो अभी हम जो चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एडियंटम। नाउ जब आप ये लिखेंगे तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप मेंशन करेंगे अबाउट द हैबिटेट ऑफ द एडियंटम। नाउ एज आई सेड, दे शुड बी मॉइस्चर लविंग, ऑलराइट, moist walls and water courses। अच्छा जी, अब ये चीज तो मैंने बता दी कि मॉइस्चर लविंग है, नमी के करीब पाए जाते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ ऐसी जगह जहां पे मुसलसल नमी रहती है दीवारों के ऊपर, वहां पे आपको एडियंटम नजर आ सकता है। और उसके साथ ही साथ जो अगली चीज मैंने मेंशन किया स्टूडेंट्स, वाटर कोर्सेज। अब ये कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल बात नहीं है, कहीं से भी पानी बह रहा हो तो वो उसकी गुजरगाह, वो जो गुजरने वाली जगह है, उसको हम कहते हैं वाटर कोर्स। इसमें हम अपने इर्द गिर्द मौजूद गली मोहल्लों के अंदर जो नालियां हैं उनको भी शामिल कर सकते हैं। ऑलराइट, क्योंकि आमतौर पे हमारे अंदरून शहर के अंदर इस किस्म की गलियां भी मौजूद हैं कि जहां पे धूप जो है दाखिल ही नहीं हो सकती, वो इतनी करीब और इतनी ऊंची ऊंची बुलंद दीवारें बन चुकी हुई हैं। अब वहां पे अगर नालियां हैं और उनमें से पानी गुजर के जा रहा है, तो यह भी मुमकिन है कि उसकी साइड पे ही आपको एडियंटम ग्रो करता हुआ नजर आ जाए। ऑलराइट, सो एडियंटम इज मॉइस्चर लविंग फर्न। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट चीज आप याद रखेंगे, दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एडियंटम। इट इज अ फर्न, और जो कंपोनेंट हमें प्लांट का नजर आ रहा है, इट इज अ स्पोरोफाइट। ओके, तो इसमें क्या क्या चीजें नजर आ सकती हैं आपको? यू कैन ऑब्जर्व द स्टेम, you can observe roots, and you can observe leaves. All right students, अब stem को further अगर हम explain करना चाहें तो आप याद रखिएगा कि इसका stem जो है that is underground, और अगर underground हो तो इसके लिए हम क्या term use करते हैं? Great, that is rhizome. Okay,
So the stem is thick, short, horizontal, और एक टर्म हम यूज कर सकते हैं सबटेरेनियन. ऑलराइट, सबटेरेनियन का मतलब क्या है? अंडरग्राउंड. तो अंडरग्राउंड है इसलिए इज कॉल्ड राइजोम. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि राइजोम अनब्रांच्ड है. यहां पे स्टेम की फर्दर अंडरग्राउंड कोई शाखें नहीं बन रही. ऑलराइट, लेकिन इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर हमें नजर आता है एंड दे आर द स्केली लीव्स. और इन स्केली लीव्स का नाम है रेमेंटा. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि याद रखिएगा एडियंटम का अंडरग्राउंड राइजोम इट इज कवर्ड बाय ब्राउनिश स्केली लीव्स दैट आर नोन एज रेमेंटा. brownish scaly leaves that cover rhizome. All right. तने के बाद जो दूसरा कंपोनेंट हम मेंशन करेंगे दैट इज रूट्स. ओके, जड़ें जो हैं इसकी, जब स्टेम खुद ही अंडरग्राउंड है तो इसका मतलब यह है कि यहां पे जो मेन रूट सिस्टम है वहां उसकी तो पॉसिबिलिटी नहीं बन रही. तो उसकी बजाय एक और स्पेसिफिक टेक्निकल टर्म मैं यहां पे मेंशन करूंगा दैट इज फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स. जी स्टूडेंट्स, अब यहां पे एक छोटा सा सवाल आता है और वो क्या है? व्हाट आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स? शाबाश. एक को हम कहते हैं टैप रूट और दूसरे को हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स. ओके, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो याद रखिएगा, जब भी किसी सीड से अगर जर्मिनेशन हो रही है किसी प्लांट की, या किसी स्पोर से जर्मिनेशन हो रही है किसी प्लांट की, तो उसमें से जो पहला रूट के लिए डिटरमिन्ड स्ट्रक्चर निकलता है दैट इज नोन एज रेडिकल. ओके, अगर तो कोई रूट जो है वो रेडिकल से पैदा हो रही है तो उसको हम कहते हैं टैप रूट. जैसे कि ये गाजरें और मूलियां वगैरह हमारे इर्द गिर्द हमें नजर आती हैं, दीज आर टैप रूट्स. ओके, लेकिन if the roots are formed from any other structures other than the radical, तो फिर हम इसको कहेंगे adventitious roots. तो यहां पे भी हम ये याद रख सकते हैं क्योंकि रूट्स जो हैं वो राइजोम में से निकल रही हैं एंड राइजोम इटसेल्फ इज द स्टेम. तो स्टेम में से निकलने की वजह से इन रूट्स को हम कह रहे हैं दीज आर एडवेंटिशियस रूट्स. ये टैप रूट्स नहीं है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, समझ आ गई यहां तक? फिर इसके बाद लीव्स वाले पोर्शन पे चलते हैं. लीव्स, जिसके लिए हमने टर्म यूज की फ्रॉन्स. जी स्टूडेंट्स, अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आएगी कि लीव्स जो हैं एडियंटम के वो इस तरह से नहीं है कि बस एक पत्ता और एक ब्रॉड लेमिना हमें नजर आ जाए. ओके, इसके लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं दैट इज पिनेटली कंपाउंड लीव्स. ऑलराइट, अब ये जो पिनेटली कंपाउंड लीव्स की टर्म मैंने यहां पे मेंशन की है, इसको अच्छी तरह से समझ लें कि मैं दो अलग-अलग से वर्ड्स यहां पे फिर से लिख रहा हूं. वन इज पिन्ना, जिसकी जमा होगी पिन्ने. ऑलराइट, एंड द अदर वन इज पिन्यूल्स. जी स्टूडेंट्स, अब देखें ये जो मेन पूरे का पूरा स्ट्रक्चर आपको एडियंडम का यहां पे नजर आ रहा है, जहां से राइजोम में से पहला स्टाक निकल रहा है. ऑलराइट, लीफ स्टाक जिसको हम कहते हैं. अब इस लीफ स्टाक से लेके ऊपर वाली टिप तक और जितना भी ये फैला हुआ स्ट्रक्चर है, दिस होल थिंग इज वन फ्रॉन्ड. ओके, इसको हम कहेंगे ये एक फ्रॉन्ड है. फिर इसके साथ ही साथ इसके अंदर अगर आप देखें तो हर डायकॉटमी से जहां से दो शाखें बाहर निकल रही हैं उनके ऊपर फर्दर छोटे छोटे पत्ते मौजूद हैं. अब एक शाख के ऊपर अगर 3 पत्ते मौजूद हैं तो वो तीनों को मिला के हम कहेंगे एक पिन्ना. ऑलराइट, और उनके अंदर जो एक छोटी पत्ती सिंगुलर बिल्कुल अकेली छोटी वाली पत्ती जो है दैट इज नोन एज पिन्यूल. ऑलराइट, ये याद रखिएगा कि ये सीक्वेंस है इसके लीव्स को याद रखने का. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मुकम्मल स्ट्रक्चर है इसके स्पोरोफाइट का दैट इज फ्रॉन्ड,
और उस फ्रॉन्ट के अंदर जो छोटे वाली डिवीजन है जिसके ऊपर 2 या 3 या इस तरह से ग्रुप्स में छोटी छोटी पत्तियां मौजूद हैं, दैट इज वन पिन्ना, और उसके अंदर जो एक एक छोटी पत्ती है दैट इज पिन्यूल। ऑलराइट, फिर इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स यहां पे भी बात खत्म नहीं होती, बल्कि हमें याद रखनी पड़ेगी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, एंड दैट इज अबाउट सोराय। सोराय जिसकी सिंगुलर है सोरस। ऑलराइट, एक होगा तो सोरस, ज्यादा होंगे तो सोराय। अब ये सोरस या सोराय क्या चीज है? बिल्कुल आगाज में इसी सेशन में मैंने आपको एक बात बताई थी, द फर्न्स हैव फोलियर स्पोरेंजिया। इसका मतलब क्या है कि इनके स्पोरेंजिया इनके पत्तों के ऊपर मौजूद है। ऑलराइट, तो वही चीज यहां पे हमारे काम आ रही है कि जो स्पोरेंजिया हैं इनके, उनके जो क्लस्टर्स बन रहे हैं दे आर नोन एज सोराय। ऑलराइट, सो सोराय आर व्हाट? क्लस्टर्स or groups of sporangia present on flexed lobes of pinnules. All right, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल किनारे जो एंड से जाके मुड़े हुए हैं, थोड़े से बेंड हुए हुए हैं, वहां पे उनकी निचली साइड पे आपको इनिशियली लाइट ग्रीन कलर के और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैच्योर होते चले जाएंगे तो ब्राउन कलर के आपको स्पोरेंजिया नजर आ सकते हैं। ऑलराइट, तो इन ग्रुप्स को, इन क्लस्टर्स को हम कहते हैं सोराय, एक ग्रुप को हम कहेंगे सोरस। ऑलराइट, फिर इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स एक और चीज मैं बताता चलूं, दैट इज नोन एज फॉल्स इंड्यूसियम। नाउ व्हाट इज दिस? अभी हमने ऊपर बताया कि जो स्पोरेंजिया मौजूद हैं वो लीव्स की आखिरी लोब्स के ऊपर मुड़ी हुई साइड पे मौजूद है। ऑलराइट, अब ये भी बात याद रखिएगा, चूंकि यहां पे अभी तक स्पोरेंजिया को प्रोटेक्ट करने वाला कोई मखसूस स्ट्रक्चर नहीं बना, एवोल्यूशनरी स्टेप्स चल रहे हैं, तो इस वजह से लीव्स ने अपने आप को थोड़ा सा मोड़ना शुरू कर दिया। ऑलराइट, तो वो जो लीव्स की बेंडेड फॉर्म आपको नजर आए, जिसके अंदर वाली साइड पे स्पोरेंजिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ये जो एक सूडो सा शेल बन रहा है, एक कोट बन रहा है, दिस इज नोन एज फॉल्स इंड्यूसियम। ऑलराइट, तो इसको भी हम यहां पे लिख लेते हैं, द बेंट मार्जिन्स ऑफ लीफलेट्स टू प्रोटेक्ट स्पोरेंजिया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इसके बाद स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज वाली इंफॉर्मेशन भी है ये, और शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, व्हाई एडियंटम इज नोन एज मेडन हेयर फर्न। तो उसके लिए इसके लीव्स के स्ट्रक्चर्स में हमें जाना पड़ेगा दोबारा, और उसमें याद रखिएगा एक टर्म हम यूज करेंगे दैट इज नोन एज रैकस। ऑलराइट, और एक टर्म हम यूज करेंगे दैट इज स्टाइप। अब ये रैकस और स्टाइप ये दोनों अलग अलग चीजें। ऑलराइट, जो स्टाइप है ये तो सिंपल लीव स्टाक इसको हम कह सकते हैं। ऑलराइट, दिस इज द स्टाक ऑफ द लीव, वो पॉइंट या वो कनेक्शन जिसकी मदद से पत्ता जो है वो राइजोम के साथ जुड़ा हुआ नजर आता है, इसको हम कहते हैं दिस इज स्टाइप। फिर उसके ऊपर जो चीज हमने यहां पे मेंशन की है रैकस। रैकस क्या चीज है? बिल्कुल इसी तरह कि जैसे एक बड़ा लीफ हो, उसके दरमियान वाली वेन जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? मिड रिब। ऑलराइट, अब ये जो मिड रिब वाला स्ट्रक्चर है, इसी तरह से यहां पे एक मेन ब्रांच जा रही है जो कि पूरे फ्रंट के दरमियान में से गुजर रही है और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है, उसमें से फर्दर शाखें निकल रही हैं। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रैकस। ऑलराइट, अब इस रैकस का और जो स्टाइप है इसका कलर इनिशियली अगेन ग्रीन होता है, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होते चले जाते हैं तो ये आपको शाइनी डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर का नजर आना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से इसको रिजेंबलेंस दी जाती है कि शायद ये जो मेडन हेयर की टर्म यूज की जा रही है, इसमें मेडन का लफ्जी मतलब यह है कि कोई गैर शादीशुदा दोशीजा। ऑलराइट, तो उसके बालों से मुशाबहत देने की वजह से इसका नाम रख दिया गया दिस इज मेडन हेयर फर्न। लेकिन अंडरस्टूड सी बात है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ गैर शादीशुदा दोशीजा ही हो, कहीं भी अगर बालों की केयर की जाएगी तो वो डार्क ब्राउन और शाइनी या ब्लैकिश हो सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज द होल थिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एडियंटम। स्टूडेंट्स इसको याद रखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट के तौर पे ये सवाल पूछा जा सकता है
कि राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एरिएंटम। तो आप यही सीक्वेंस फॉलो कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला फुल मार्क्स आएंगे। फिर मुलाकात होगी।